गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको फिर से डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ। कैपेसिटर्स वाले टॉपिक में अभी कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस बाकी थे, उसको आज मैं कंप्लीट करूँगा और उसके बाद लेवल 3 के जो क्वेश्चंस होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स और भी आपको कराने हैं। और लगभग 2 हफ्ते बाद मैं आज फिर से वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इधर 2 हफ्ते से मैं अपनी एडवांस सीरीज़ को अपलोड करने में लगा हुआ था, उसको अपडेट कर रहा था और अभी कल ही मैंने उसको पब्लिश किया है। आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स एडवांस सीरीज़ मैंने कल पब्लिश किया है, इसलिए मैं इधर कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन एडवांस सीरीज़ में कुछ डेरिवेशन, कुछ न्यूमेरिकल्स अभी आपको कराने बाकी हैं। तो बुक तो मार्केट में आ गई, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था और इन्फॉर्मेशन मैंने व्हाट्सएप पे आपसे शेयर किया था, टेलीग्राम पे शेयर किया था, फेसबुक पे शेयर किया था, गूगल पेज, लिंक्डइन पेज सभी पे शेयर किया था। तो उसमें से जो कुछ चीज़ें अभी बाकी वो मैं आप कराने जा रहा हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सीरियसली वॉच करोगे, समझने की कोशिश करोगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो भी मैं कराने जा रहा हूँ। बच्चों, इसको लोग पढ़ाते नहीं हैं। आप देखोगे आसपास की जो कोचिंग है, इवन जो बड़ी बड़ी इंडिया की कोचिंग है, वहाँ भी लोग इसको नहीं पढ़ाते, या रेयर कुछ लोग पढ़ाते होंगे, कुछ गिने चुने बच्चों को। लेकिन मैं ऑनेस्टली आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ और प्यार से समझाऊँगा और आपको समझ में भी आएगा और आप एंजॉय करोगे। बस थोड़ा सा सीरियस रहना, कंसंट्रेट रहना और फोकस रहना। सो बच्चों, आज का टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर 2 लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके फार्मूले तो आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, बट डेरिवेशन आपको कहीं कहीं मिलेगा, रेयर डेरिवेशन मिलेगा। मैं इसके डेरिवेशन को बहुत तेज़ली आपको समझाने के लिए कैसे डिराइव होता है। इसका फार्मूला मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, पहले मैं फार्मूला रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद फिर मैं इसका डेरिवेशन आपको बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ देखिए, इस डायग्राम में 2 मेटल की प्लेट्स, आई मीन कंडक्टिंग प्लेट्स दिखाई गई है। शुरू में इनका सेपरेशन इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट सेपरेशन। इन्फिनिटी फिजिक्स में रिलेटिव होती है। इन्फिनिटी का फिजिकल मीनिंग ये हुआ बच्चों कि इस प्लेट का जो डायमेंशन होगा, आई मीन जो मैक्सिमम डायमेंशन होगा, उसके कंपैरिजन में ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मोर देन 100 टाइम्स होगा। अगर ये डिस्टेंस मोर देन 100 टाइम्स होगा तो इसको इनफाइनाइट सेपरेशन बोला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, माना जाता है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई इंटरैक्शन फोर्स नहीं होगा, या जो भी इंटरैक्शन फोर्स होगा वो नेग्लिजिबल होगा बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट सेपरेशन। तो फिर ये प्लेट अपने आप को आइसोलेटेड बिहेव करेगी, सेकेंड प्लेट भी अपने आप को आइसोलेटेड बिहेव करेगी। माना कि इसको टोटल चार्ज मैंने Q1 डिलीवर किया, इसको टोटल चार्ज Q2 डिलीवर किया। सपोज दोनों का साइन पॉजिटिव है। सो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, दोनों सरफेस का, लेफ़्ट सरफेस और राइट सरफेस का जो शेप है, ज्योमेट्री है, वो सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्री की वजह से जो चार्ज होगा आउटर सरफेस पर 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई मीन Q1/2 ऑन लेफ्ट साइड, Q1/2 ऑन राइट साइड, ऑलमोस्ट 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होगा। ड्यू टू सेम रीजन ये जो टोटल चार्ज Q2 था, ये भी लेफ़्ट और राइट सरफेस पर 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन बच्चों, जब हम लोग इन प्लेट्स को करीब लाते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब ला देते हैं, कुछ मिलीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स वेरी लार्ज हो जाता है। फिर चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है और फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस चेंज हो जाते हैं। तो क्या होता है वो देखिए आप। अभी मैं आज इसको डेरिवेशन देकर समझाऊंगा कि जब प्लेट को बहुत करीब ला देते हो, फाइनली दे आर ब्रॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। आई मीन टू से डी का ऑर्डर कुछ मिलीमीटर हो जाता है। से दिस इज़ 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर।
इन दैट सिचुएशन इनके बीच में इंटरैक्शन फोर्स वेरी लार्ज होगा। तो बच्चों डिराइव करने पर क्या मिलता है, outermost surface, I mean first, the charge appearing on this surface comes out q1 plus q2 by 2. Then on this last outermost surface, I mean fourth, charge appearing on this outermost surface is again q1 plus q2 by 2. बच्चों मैं अभी इसका डेरिवेशन दूंगा कि आउटरमोस्ट सरफेसेस पर चार्ज इक्वल होते हैं, q1 प्लस q2 बाई 2 आता है। डिराइव करने पर जो सेकेंड सरफेस है इस पे आता है q1 माइनस q2 बाई 2। जो थर्ड सरफेस है इस पे आता है माइनस q1 माइनस q2 बाई 2। आई मीन इनर सरफेस पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आता है डिराइव करने पर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है डिराइव करने पर वो राइटवर्ड आता है। आइडियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा क्योंकि डी वेरी स्मॉल मानते हैं, प्लेट का डायमेंशन वेरी लार्ज मानते हैं। तो ये जो प्लेट है वो इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव करती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म डेवलप होता है। डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू राइट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको बता दिया। अब इन दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला देख लो, फिर मैं डेरिवेशन कराता हूँ। बच्चों डिराइव करने पर इन बिटवीन टू प्लेट्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता है q1 माइनस q2 अपॉन 2 कैपिटल A एप्सिलॉन नॉट, where capital A is area of each plate, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों इसको सॉल्व करने पर अगर ये पॉजिटिव आया तो डायरेक्शन राइटवर्ड आएगा। सॉल्व करने पर अगर ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आने का मतलब q1 लेस देन q2, अगर ये नेगेटिव आया तो ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, लेफ़्ट साइड हो जाएगा। इसको याद रखना है आप। फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, आपको मैं कई बार एक्सप्लेन किया हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है वो E इंटू डी फार्मूला तब यूज होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। आपके इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो V का फार्मूला E इंटू डी होगा। E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, सेपरेशन D से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैं चाहूँ तो D को पलट के यहाँ पे डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ। डिनोमिनेटर में आएगा तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एंड एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इज ऑल्सो कॉल्ड C, दैट इज कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स फाइनली कम्स आउट q1 माइनस q2 अपॉन 2c। सो बच्चों ये E का फार्मूला हो गया, ये V का फार्मूला। मैं आपको डेरिवेशन देने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों डिराइव करने के लिए गॉस थ्योरम इस्तेमाल होगा। मैंने क्या है कि अजम्पशन लिया है, मैंने अजम्पशन लिया है कि जब प्लेट्स को वेरी क्लोज कर दिया गया तो सेकेंड सरफेस पे जो रिमेनिंग चार्ज है से दैट इज स्मॉल q। बच्चों टोटल चार्ज आपने जो डिलीवर किया था q1, तो चार्ज तो कंजर्व होगा क्योंकि इस प्लेट को किसी दूसरे प्लेट से टच नहीं कराए हो, ना ही दोनों के बीच में बैटरी जोड़े हो, तो टोटल चार्ज कंजर्व होगा, यानी दोनों का मिला के q1 होगा। तो अगर यहाँ पे स्मॉल q एज्यूम करोगे तो यहाँ पे बचेगा q1 माइनस स्मॉल q। मैंने एक अजम्पशन लिया है कि सपोज ये पॉजिटिव है। शुरू में हमें पता नहीं होता तो एक अजम्पशन लेके काम करना होता है। मैंने माना कि स्मॉल q का साइन पॉजिटिव है। अगर स्मॉल q पॉजिटिव है, q1 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी पॉजिटिव ही आएगा। फिर बच्चों मैंने अजम्पशन लिया कि जो थर्ड सरफेस है उस पर जो चार्ज अपियर होगा दैट इज q डैश, मैंने उसका साइन नेगेटिव मान लिया। अभी डिराइव करूँगा पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो रिमेनिंग चार्ज होगा लास्ट सरफेस पर
वो Q2 और Q डैश के डिफरेंस के बराबर होगा। इट शुड बी Q2 माइनस Q डैश। दिखा लिया बच्चों। देख सकते हो कि मेरे पास इस वक्त दो अननोन दिख रहे होंगे, स्मॉल q और q डैश। हमारे पास दो अननोन है, स्मॉल q एंड q डैश। मैथ की थ्योरी बच्चों की दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगा देखो। एक क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस इमेजिन करो, एक ऐसा क्यूबॉइडल सरफेस जिसका एक सरफेस इस प्लेट के अंदर से जा रहा है। सेकंड सरफेस एयर में पास हो रहा है। थर्ड सरफेस फिर से सेकंड प्लेट के अंदर से जा रहा है। फोर्थ सरफेस एयर में जा रहा है प्लेटों के बाहर से। फिफ्थ सरफेस फ्रंट पे इसको क्लोज कर दो। फ्रंट पे पहले चारों सरफेस को प्लेट से बाहर निकालो और एयर में आने के बाद एयर में इसको क्लोज करो। और सिक्स सरफेस जो होगा इनको पीछे से जाकर क्लोज करो। पहले इन चारों को प्लेट से बाहर निकालो एयर में और वहाँ पे ले जाकर क्लोज करो। बच्चों माना गया है कि दोनों का ओवरलैपिंग एरिया एग्जैक्टली सेम है, कैपिटल ए के बराबर। इसका और ये भी आप जानते हो कि जो चार्ज यहाँ पे दिख रहा है वो केवल प्लेट के ओवरलैपिंग एरिया पे दिखता है। ओवरलैपिंग एरिया के बाहर एयर में कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि एयर में एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड आइडियल कंडीशन में जीरो मानोगे। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हॉरिजॉन्टल होगा, यूनिफॉर्म होगा और अंदर होगा प्लेटों के बीच में होगा। प्लेटों के बाहर जाने पर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक जीरो होगा। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि कंडक्टिंग बॉडी में स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। फिर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, फिर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। फिर फ्रंट पे जो क्लोज करे हो एयर में वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जो बैक साइड में क्लोज करे हो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सो प्यारे बच्चों, इस क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो। गॉट इट। लेकिन इस क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल बाउंड चार्ज होगा दैट विल बी Q प्लस Q डैश। जब मैं गॉस थ्योरम इस पे अप्लाई करूँगा तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा आप देखो। साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स Q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये गॉस थ्योरम है, तो जब इसको मैं अप्लाई करूँगा तो बता दिया क्यूबॉइडल सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहाँ रख दिया ज़ीरो डॉट ds Q बाउंड ओवर एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो Q बाउंड जीरो आएगा। बट अभी अभी समझाया हूँ कि Q बाउंड की वैल्यू Q प्लस Q डैश होगी। आई मीन Q प्लस Q डैश इक्वल्स ज़ीरो, दैट इज Q डैश इक्वल्स माइनस Q। दिस विल गिव यू इक्वेशन नंबर 1। मेरे पास टू अननोन्स थे, एक इक्वेशन मैंने बना लिया। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा वो दिखाता हूँ आपको। देखो आप सेकंड इक्वेशन कैसे बनता है। प्यारे बच्चों, एक पॉइंट आप दो में से किसी एक प्लेट के अंदर ले लो, आई मीन विद इन द प्लेट। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इंटरनल स्पेस में स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इस पॉइंट पर आप सभी चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग दिखाओ, फिर उस सबका रिजल्टेंट जीरो ले लो। नाउ दिस इज फर्स्ट सरफेस, सी टोटल चार्ज ऑन दिस इज Q1 माइनस Q। सेकेंड सरफेस total charge is Q. Third surface charge is Q dash. Fourth surface charge is Q2 minus Q dash. तो बच्चों इस पॉइंट पर +1 पुट करो, +1। फर्स्ट लेयर को आपने पॉजिटिव दिखाया, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइटवर्ड होगा, क्योंकि +1 रखोगे तो रिपल्शन आएगा। राइटवर्ड डिनोटेड बाय E1 वेक्टर। सेकेंड लेयर भी आपने पॉजिटिव माना है, तो इसकी वजह से इस +1 पे रिपल्शन आएगा।
आमने इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड आएगा, डिनोटेड बाय E2। बच्चों डायरेक्शन दिखा दिया हूँ, ये मैग्नीट्यूड लिखा हूँ, ये E2 का मैग्नीट्यूड इसलिए एरो नहीं लगाया हूँ और डायरेक्शन समझा रहा हूँ। बच्चों थर्ड लेयर को आपने नेगेटिव माना है, अभी डिराइव करके दिखाऊंगा कि ये नेगेटिव आएगा। जब इसको नेगेटिव माने हो तो इसकी वजह से इस +1 पे अट्रैक्शन होगा, आई मीन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E3 राइटवर्ड आएगा, अट्रैक्शन। फोर्थ लेयर को आपने पॉजिटिव माना है, तो इस पॉजिटिव की वजह से इस +1 पे रिपल्शन आएगा, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय E4 एंड E4 इज लेफ्टवर्ड। तो आपने चारों लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लिया। अल्टीमेटली थ्योरी कहती है कि इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मतलब टोटल राइटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड मस्ट बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड। सो राइटवर्ड इज E1 + E3, लेफ्टवर्ड इज E2 + E4। बच्चों एक क्वेश्चन बनाते वक्त हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड लेना होगा, इसका भी मॉड लेना होगा। तो भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा? E1 + E3 equals E2 + E4 and E1 because of Q1 - Q। तो बच्चों ये सिंगल सीट ऑफ चार्ज माना जाएगा, सिंगल इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज मानोगे, इसकी वजह से आसपास के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पड़े σ/2ε0, बट सिग्मा होगा दिस टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो बच्चों सिग्मा की वैल्यू होगा Q1 - Q अपॉन कैपिटल A अपॉन 2ε0। फिर E3 का मैग्नीट्यूड, प्यारे बच्चों ये जो E3 है ये Q' की वजह से है, Q' को आप नेगेटिव माने हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखते वक्त मॉडुलस ऑफ Q' लेना होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। Q'/A से सिग्मा मिलेगा अपॉन 2ε0। देन E2, बच्चों जो E2 आपने यहाँ दिखाया है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड लेयर, बिकॉज ऑफ Q, और Q को तो आपने पॉजिटिव माना ही है, तो यहाँ मॉड लेने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसकी वजह से E2 का फॉर्मूला कितना बनेगा? Q/2ε0A। देन E4, फोर्थ लेयर को आपने पॉजिटिव दिखाया है, क्योंकि जब Q' को नेगेटिव माने हो बच्चों, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। Q2 पहले से पॉजिटिव माने हो, तो ये पूरा तो पॉजिटिव आएगा ही, तो मॉड लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसकी वजह से जो E4 आएगा उसका मॉड लिखोगे Q2 - Q' अपॉन 2ε0। बच्चों इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर सेम है तो बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। मैं भी एक लाइन के बाद कैंसिल कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा हूँ। इसको रिपीट किया, Q' का मॉड माइनस Q'। बच्चों मॉड हटाऊंगा तो माइनस साइन क्यों आएगा? क्योंकि इसको मैंने नेगेटिव माना है, नेगेटिव माना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस तो लगाना पड़ेगा। तो मॉड हटाऊंगा तो माइनस लगा दिया, रिपीट किया, राइट साइड का फर्स्ट टर्म रिपीट किया, सेकेंड टर्म रिपीट किया, डिनोमिनेटर को कैंसिल करा दिया, इधर न्यूमरेटर सम किया, Q1 - Q Q', इधर भी न्यूमरेटर को सम किया, दैट इज Q + Q2 - Q'। बच्चों -Q' बोथ साइड से कैंसिल होगा, -Q को इधर राइट ले आओ, 2Q होगा, Q2 को लेफ्ट साइड में ले जाओ, Q1 - Q2 आएगा, 2 से डिवाइड करो टू गेट टू द वैल्यू ऑफ स्मॉल q, दैट इज Q1 - Q2/2। प्यारे बच्चों आपने Q का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अगर Q1 को ग्रेटर दैन Q2 एज्यूम कर लिया जाए तो ये सचमुच का पॉजिटिव होगा।
लेकिन अगर Q1 लेस देन Q2 न्यूमेरिकल में दिया होगा तो फिर ये नेगेटिव होगा, फिर मेरा अजम्पशन गलत हो जाएगा। आई मीन मेरे अजम्पशन को ट्रू होने के लिए Q1 शुड बी ग्रेटर दैन Q2 लेना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में अगर ये दोनों इक्वल दिए गए हैं तो ये 0 भी हो सकता है, और अगर Q1 मोर दैन Q2 है मेरा अजम्पशन ट्रू होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने इक्वेशन 1 ये डिराइव किया था, Q की वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दिया, माइनस लगा दिया। नाउ दिस इज योर Q डैश। प्यारे बच्चों, अगर Q1 को मोर दैन Q2 लेते हो तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, इसकी वजह से पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। आई मीन Q डैश विल बी नेगेटिव। व्हाट इट Q डैश आएगा नेगेटिव, यानी कि मेरा अजम्पशन ट्रू तभी होगा जब Q1 ग्रेटर दैन Q2। किसी न्यूमेरिकल में अगर ये Q1 लेस दैन Q2 दिया होगा तो फिर Q डैश पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये दोनों इक्वल दिया होगा तो फिर Q डैश 0 भी हो सकता है। तो फार्मूला तो डिराइव हो गया है, अब आगे देखो। फाइनली रिडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस विल बी, so as per the previous figure, Q1 the charge on the first surface that was Q1 minus Q, that is Q1, put the value of a small q, simplify it to get you Q1 plus Q2 by 2, is it? बच्चों यही फार्मूला मैंने दिखाया था आपको। Q2 that is charge on the second surface, that was small q, and we have already derived that was Q1 minus Q2 by 2. Q3 charge on the third surface, that was Q dash, and we have done it minus of Q1 minus Q2 by 2. प्यारे बच्चों, सेकेंड और थर्ड सरफेस पर चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, फार्मूला देख लो, इसलिए फार्मूले को डायग्राम में दिखाया हूँ। Q4 that is total charge on the last surface, that was Q2 minus Q dash, put the value of Q2, put the value of Q dash, माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहाँ प्लस आएगा, सिंप्लीफाई करो, गिविंग यू Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब इसको मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ, देखो। सेकेंड सरफेस Q1 माइनस Q2 बाई 2, थर्ड सरफेस माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2, फर्स्ट सरफेस Q1 प्लस Q2 बाई 2, एंड लास्ट सरफेस Q1 प्लस Q2 बाई 2। प्यारे बच्चों, अब एक डेरिवेशन होगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। नाउ सी द बिलो फिगर फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, दैट इज EP। देखो डायग्राम से समझो। प्यारे बच्चों, यहाँ पे +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो। फर्स्ट लेयर पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड, दैट इज E1। सेकेंड लेयर पॉजिटिव, so electric field rightward, that is E2. Third layer negative, electric field rightward, that is E3. These are magnitudes. Fourth layer positive, electric field leftward, that is E4. बच्चों, इन चारों का रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये मैग्नीट्यूड मैंने दिखाया है, इसीलिए एरो नहीं लगाया है। जो मैग्नीट्यूड दिखाते हैं सभी वेक्टर हॉरिजॉन्टल हैं, 3 वेक्टर्स राइटवर्ड हैं, 1 लेफ्टवर्ड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैसे लिखोगे बच्चों? राइटवर्ड को प्लस मान लिया, लेफ्टवर्ड को माइनस मान लिया। वेक्टर में साइन कन्वेंशन लेना होता है और इसके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकाला। डायग्राम देखकर इन चारों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट किया। दिस इज E1 बिकॉज ऑफ Q1। सिंगल लेयर का फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, सिंगल लेयर का फॉर्मूला। दिस इज E2 बिकॉज ऑफ स्मॉल q2, and this is E3
बच्चों ये E2 का मैग्नीट्यूड है, E3 का मैग्नीट्यूड है। आपको याद होगा कि E2 E3 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आता है। ये मैग्नीट्यूड है इसलिए यहाँ माइनस नहीं है। ये E4 का मैग्नीट्यूड है लेकिन E4 के साथ माइनस साइन है। आपको सिखा चुका हूँ कि जो E1 होगा और जो E4 होगा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। देखो इक्वल दिख रहा होगा, लेकिन डायग्राम के मुताबिक यहाँ माइनस आएगा। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई मीन टू से E1 E4 इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। E2 और E3 दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों ऐड होकर डबल हो जाएंगे। बच्चों याद रखना कि प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो केवल सेकंड और थर्ड सरफेस की वजह से हो रहा है। आउटरमोस्ट सरफेस की वजह से जो E1 और E4 इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैंसिल आउट हो जाता है। देख लो, तो जो भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, आमने सामने जो चार्ज दिखते हैं इक्वल एंड अपोजिट, उन्हीं की वजह से होता है और वो डबल हो जाता है। तो बच्चों इसको एक बार और रिपीट कर दिया, डबल कर दिया। नाउ दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, गॉट इट। एंड अजम्पशन है कि Q1 इज मोर देन Q2, तो डायरेक्शन इसका राइटवर्ड आएगा। आई मीन पॉजिटिव आने पर राइटवर्ड मानोगे, नेगेटिव आने पर लेफ्टवर्ड मानोगे, जीरो आने पर जीरो मानोगे। हेंस प्रूव्ड। यही फार्मूला मैंने दिखाया था। अब निकालना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस in the uniform electric field. Magnitude of potential difference, that is V1 minus V2। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड EP का डायरेक्शन राइटवर्ड है, तो लेफ्ट प्लेट का पोटेंशियल हायर होगा, राइट प्लेट का पोटेंशियल लोअर होगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा E/D फार्मूले से गवर्न होगा। ये फार्मूला तब काम करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। आपने डेरिवेशन देखा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आप EP/D से V निकाल सकते हो। EP की वैल्यू पुट किया, D से मल्टीप्लाई किया, अगर D को डिनोमिनेटर में ला के डिवाइड कर दूँ तो ε0A/D को दोनों की वजह से बनने वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C लिखा जा सकता है। I mean to say magnitude of potential difference between two plates comes out either this or this. Hence proved. Done. आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा मैक्सवेल्स कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस। बच्चों इसकी जो हाइपोथेसिस है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन देने जा रहा हूँ। तो पहले मैं फार्मूला या हाइपोथेसिस फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर डेरिवेशन दूंगा। प्यारे बच्चों, एक लार्ज कंडक्टिंग प्लेट दिखाई गई है, लार्ज। इमेजिन करो कि ये ग्राउंडेड नहीं है, जस्ट इमेजिन। अगर ये ग्राउंडेड नहीं है, सामने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज रखे हो, ये छोटी सी मेटल बॉल हो सकती है, मेटालिक बॉल। अगर उसको +Q चार्ज दोगे तो ऑब्वियसली वो पूरे सरफेस पर आएगा, अंदर नहीं रुकेगा। मगर ये बहुत छोटी सी बॉल है तो इसको आप पॉइंट चार्ज कहोगे। तो बच्चों होगा क्या कि लार्ज प्लेट होने की वजह से और मेटल की प्लेट होने की वजह से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस चार्ज का फार्मूला एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उस फार्मूले के मुताबिक मेटल के सरफेस पर इंड्यूस चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आता है प्रोवाइडेड सरफेस लार्ज हो, छोटा ना हो। तो -Q आएगा। अगर ग्राउंडिंग नहीं होता बच्चों तो ये प्लेट न्यूट्रल थी, तो जब -Q यहाँ इंड्यूस होता तो उसको काउंटर पार्ट +Q राइट सरफेस पर रिपेयर होता।
एपियर होता जो कि दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है समझाता हूँ। कहते हैं कि प्लस क्यू माइनस क्यू बिल्कुल आमने सामने है, फ्री स्पेस में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन प्लस से निकलेगी, माइनस पे टर्मिनेट होगी, और ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये दोनों चार्ज बाउंड हो जाएंगे, बंध जाएंगे। अट्रैक्शन इन दोनों को बांध लेगा, बाइंडिंग क्रिएट करेगा, बंध जाएंगे। बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यू कर जाएगा, यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। कहते हैं कि कंडक्टिंग प्लेट शील्ड की तरह बिहेव करेगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ नहीं पहुँचने देगी। तो जो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आया हुआ था वो अपने आप को फ्री महसूस करेगा, स्ट्रेस नहीं होगा, उस पर कोई बाइंडिंग नहीं होगी, किसी दूसरे चार्ज की वजह से उस पर फोर्स नहीं होगा, वो अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करेगा। तो ऐसे चार्जेज जो अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, अगर ग्राउंडिंग कर दिया जाए तो वो न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करते हैं। उसका कॉन्सेप्ट होता है कि एवरी सिस्टम हैज़ अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। नेचुरली कोई भी सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। तो जब इस प्लस के ऊपर कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, तो ये न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। मतलब ग्राउंड तो चार्ज की एक बिग सोर्स मानी जाती है, अर्थ को कंडक्टर माना जाता है। तो तुम्हारी अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, कंडक्ट होकर इस कॉपर वायर से आएंगे और इस पूरे प्लस क्यू को न्यूट्रलाइज कर डालेंगे। इन अदर वर्ड्स तुम ये भी कह सकते हो ये पूरा का पूरा प्लस क्यू ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे चार्ज जीरो हो गया। इज इट? तो प्यारे बच्चों, आप ये भी थ्योरी पढ़े हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं कंडक्टिंग सरफेस पर 90 डिग्री बनाती हैं। कंडक्टर की प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूँ। और जितना ये जो लाइंस जो निकलती हैं उनका नंबर इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्यारे बच्चों, माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो जितनी लाइन प्लस क्यू से इमर्ज होएंगी वो सारी की सारी माइनस क्यू पे आके टर्मिनेट हो जाएंगी। टर्मिनेट होते वक्त यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो आप डायग्राम देखो, मैं 90 मेंटेन करने की कोशिश किया हूँ, देखो। और इधर राइट साइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि सारी लाइन यहीं पे आके टर्मिनेट हो गई। हम लोग एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, अगर इस नेगेटिव चार्ज की प्लेट को एब्सेंट मान लिया जाए ज़बरदस्ती, और डी डिस्टेंस पर सिमेट्रिकली एक माइनस क्यू को इमेजिन करा जाए, ये दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्रिक किसी तरह से होता है। प्यारे बच्चों, इस माइनस क्यू की हाइपोथेसिस अगर ली जाए तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रिएट हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस ग्राउंडेड नेगेटिव प्लेट से पैदा होगा या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ माइनस को यहाँ रख दिया जाए तो पैदा होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू की हाइपोथेसिस अगर बना ली जाए तो कुछ बुराई नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये अगर माइनस को इमेजिन करा जाए तो कहा जाता है, मैक्सवेल ने बताया कि नाउ वी कैन सपोज दैट दिस माइनस क्यू बिहेव्स इन द सेम वे एज दिस माइनस क्यू ऑन द लार्ज कंडक्टिंग प्लेट इज बिहेविंग। जो बिहेवियर इस माइनस क्यू का है वही बिहेवियर इस माइनस क्यू का होगा। तो अगर इस पूरी प्लेट को इससे रिप्लेस किया जाए तो इस माइनस क्यू को इस प्लस क्यू का
इलेक्ट्रिकल इमेज कहा जा सकता है। प्यारे बच्चों, अगर इसको प्लेन मिरर माना जाए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्मॉल डी, और ये इमेज है, उसका भी डिस्टेंस स्मॉल डी, किसको इलेक्ट्रिकल इमेज माना जा सकता है। और इसको अगर इमेज मान लिया जाए, इसको यहाँ से हटा दिया जाए, तो इस पे लगने वाला फोर्स डिराइव हो सकता है। इन दोनों को पॉइंट चार्ज ट्रीट करो, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिराइव कर लो, यानी कि इस पे राइटवर्ड फोर्स, इस पे लेफ्टवर्ड फोर्स। यानी ये तो रियल का है नहीं, रियल तो यही है, फोर्स तो इसी पे लगेगा। कूलॉम्स लॉ अप्लाई करो, देखो। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल बॉल एंड मेटल प्लेट, कूलॉम्स लॉ लगाओगे तो आएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 2D का होल स्क्वायर। बच्चों, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2D का होल स्क्वायर, दैट इज 4D स्क्वायर। फिर मैं एक डेरिवेशन दूंगा आपको कि ये प्लस Q, ये माइनस Q, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब एग्जिस्ट करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। फिर ये सिस्टम एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो मैं अभी डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ बच्चों। इन दोनों के बीच में, आई मीन इस कंडक्टिंग प्लेट और इस मेटल बॉल के बीच में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब डिराइव करूँगा तो आता है 4πε0 स्मॉल ए। स्मॉल ए इज़ व्हाट? रेडियस ऑफ द बॉल। एजम्पशन क्या है? स्मॉल ए इज़ मच लेस दैन डी। तो मैं इसका डेरिवेशन आपको देने जा रहा हूँ। फार्मूला तो आपको सिखा दिया, और डेरिवेशन आप ठीक से समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड्स में आए हैं और ये एडवांस में बहुत पहले पूछे गए। तो मैं डेरिवेशन दे रहा हूँ, देखो। बच्चों, जब C का फार्मूला डिराइव हो जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होएगी, उसको कैपेसिटर के इस फार्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ। दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 2C एंड C इज 4πε0A, दैट इज 8πε0A। इस तरह से U का फार्मूला डिराइव हो जाएगा। सबसे पहले मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डेरिवेशन दे रहा हूँ। मैंने माना है कि माइनस Q इलेक्ट्रिकल इमेज है, प्लस Q एक ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2D है, और जो मेटल बॉल थी बहुत छोटी छोटी थी। पॉइंट चार्ज की थ्योरी लगा दिया, कूलॉम्स लॉ लगा दिया, तो प्लस Q पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इस फार्मूले से आएगा, इतना। कैपेसिटेंस कैसे डिराइव होता है वो देखो। बच्चों, इमेजिन करो कि ये ग्राउंडेड नहीं होता, इनफैक्ट इन दोनों के बीच में एक बैटरी में लगा देता है। सिर्फ इमेजिन करो। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट करता, नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट करता, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करता और सारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचा देता, और ये आमने सामने बाउंड हो जाते, दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट होता। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा क्योंकि मेटालिक है, इसके सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। नाउ सपोज दैट इज डिनोटेड बाय V+। बच्चों, ये भी कंडक्टर है, इसके भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, डिनोटेड बाय V-। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच डिराइव कर लूँ, व्हाट इट, तो C की वैल्यू Q अपॉन V फार्मूले से सॉल्व हो सकता है। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ,
बैटरी दिखाया नहीं हूँ लेकिन हाइपोथेसिस ले रहा हूँ। ये जो माइनस क्यू है इसको ग्राउंडेड मान ले रहा हूँ कि ग्राउंडेड है। अगर ग्राउंडेड है तो यहाँ प्लस कोई पेयर होगा नहीं। चार्ज की कंडीशन सेम टू सेम वैसी ही आएगी जैसे बैटरी की वजह से आती है। तो जब मैं ग्राउंडिंग कर दूंगा बच्चों तो माइनस को यहाँ पे पहले की तरह दिखाऊंगा। फिर मैक्सवेल का इलेक्ट्रिकल इमेज की थ्योरी लगा दूंगा। इस माइनस क्यू को इस माइनस को इमेज से रिप्लेस कर दूंगा। जब इमेज से रिप्लेस करूंगा तो इसको एब्सेंट मान लूंगा। दोनों के बीच में एक लाइन बना दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। उस लाइन पे कोई पॉइंट पी ले लो। पॉइंट पी का इस बॉल के सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल एक्स मानो। सेकेंड बॉल के सेंटर से बच्चों पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना होएगा? ऑब्वियसली इट शुड बी 2d माइनस एक्स। बच्चों ये जो d था वो बॉल के सेंटर से था और ये भी जो d है वो भी बॉल के सेंटर से है। तो 2d माइनस एक्स करोगे तो ये बची हुई डिस्टेंस आपको मिलेगी। अब यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पॉइंट पी पर। तो ये पॉइंट चार्ज माना गया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड। ये भी पॉइंट चार्ज माना जाएगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा और ऐड होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व हो जाएगा। वह जो कूलॉम्स लॉ लगा रहा हूँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, they are added together giving you net electric field। कूलॉम्स लॉ में बच्चों ये कॉमन आएगा, E प्लस के फार्मूले में Q बाई एक्स स्क्वायर आएगा। E माइनस के फार्मूले में क्या आएगा? Q अपॉन 2d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। से क्वेश्चन नंबर 1, एजम्पशन लिया गया है d इज वेरी मच ग्रेटर दैन स्मॉल a। आई मीन दिस d इज वेरी मच ग्रेटर दैन स्मॉल a। क्यों लिया गया हूं मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों अगर d को आप लार्ज लेते हो, वेरी मच ग्रेटर का मतलब इसकी तुलना में 100 गुना से ज़्यादा है। कहेंगे कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव पर इंटरैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होगा और जब फोर्स नेग्लिजिबल होगा तो इस पूरे चार्ज को इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जा सकता है। और जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाएगा तो सेंटर ऑफ मास की थ्योरी से सेंटर ऑफ चार्ज सेंटर पे आएगा। इसलिए कूलॉम्स लॉ लगाते वक्त डिस्टेंस इसके सेंटर से ली जाएगी और सेंटर से डिस्टेंस दिखाई जा चुकी है, इसीलिए यह अजम्पशन लिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखा दिया, डिस्टेंस एक्स दिखा दिया। मैं एक एजेंट बन चुका हूँ। मैं इस बॉल के आउटर सरफेस से जर्नी शुरू करूँगा। बच्चों इस बॉल के आउटर सरफेस का रेडियल डिस्टेंस स्मॉल a होगा और यहाँ पे पोटेंशियल v प्लस माना है। ट्रेवल करते करते यहाँ पहुँचने वाला हूँ। ये भी इक्वी पोटेंशियल है तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल को v माइनस सिंबल दिया और यहाँ पर आऊँगा तो s की लिमिट बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी? इक्वल टू d हो जाएगी और यहाँ आने पर पोटेंशियल क्या होगा? v माइनस होगा। तो बच्चों v2 माइनस v1 का फॉर्मूला सिखा रखा हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है तो ये v1 हुआ, ये सेकेंड पॉइंट है तो ये v2 हुआ। फिर मैं देखो फॉर्मूला लगा रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस माइनस v प्लस that is v2 minus v1 negative integral
ई डॉट डी एक्स लिमिट x1 टू x2। बच्चों डायग्राम में ये दोनों पैरेलल दिख रहे होंगे आपको। इस डॉट को ओपन करो, इट शुड बी मॉड डी एक्स कॉस थीटा कॉस 0 लिमिट x1 टू x2। गॉट इट। तो प्यारे बच्चों क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऊपर दिखा चुके हो और dx वेक्टर का मॉड प्लस dx लिखो क्योंकि x इंक्रीजिंग है। cos 0 1 होगा, छोड़ दो। तो जब x स्केलर में आ जाता है तो लिमिट स्केलर में बनानी पड़ती है, तैरो हटा दो। अब x की लोअर लिमिट x1 की जगह पे लिखो, अपर लिमिट x2 की जगह पे d लिखो। ये डायग्राम में समझा चुका हूँ। q कांस्टेंट है, कॉमन ले लो, इसको भी कॉमन ले लो। कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रल के बाहर निकालो, इंटीग्रल में इतना बचेगा। रिपीट करो, 1/x² का इंटीग्रल -1/x। प्यारे बच्चों इसको इंटीग्रेट करो, इसमें x वेरिएबल है, 2D कांस्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ और इसको इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रल सॉल्व करने पर आएगा प्लस 1/2D - x। करके देख लेना। फिर लिमिट लगा दो, फिर x की जगह पे अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद x की जगह पे लोअर लिमिट। यहाँ अपर लिमिट रखा, माइनस लोअर लिमिट रखा। बच्चों एक काम और किया हूँ, ये जो माइनस था उसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो इसका पोजीशन इंटरचेंज हो गया है। v प्लस माइनस v माइनस हो गया है। तो हायर माइनस लोअर ये डिफरेंस तो पॉजिटिव आएगा और इस डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को यहाँ पे v लिख डाला। फिर इसको लिमिट को सॉल्व कर दिया हूँ। अब क्या होगा कि ये भी d बचेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे आएगा +1/a, यहाँ पे आएगा -1/2d - a। बच्चों जंक्शन आप ले डे इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन a, तो ऑब्वियसली 2d लार्ज होगा एज कम्पेयर टू a। तो 2d के कंपेरिजन में a को इग्नोर कर सकते हो और एक काम और भी कर सकते हो कि 2d वेरी लार्ज होगा, a वेरी स्मॉल है, तो a की तुलना में इसको इन्फिनिटी मान सकते हो। सोचो, ये वेरी वेरी स्मॉल है और ये वेरी वेरी लार्ज है, तो इस पूरी क्वांटिटी को इन्फिनिटी मान सकते हो। 1/∞ को अप्रॉक्स 0 मान सकते हो। यहाँ बचेगा 1/a, तो ये टर्म आता है डिराइव करने पर v अप्रॉक्स इक्वल्स q/4πε0 इंटू 1/a। इज इट? कंडीशन यहाँ पे बना चुका हूँ। C का डेफिनेशन पढ़े हो, कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईदर ऑफ द टू प्लेट्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आई मीन q/v से आपको C मिलेगा। जब q/v करोगे यहाँ पे प्यारे बच्चों तो फॉर्मूला आता है 4πε0a। हेंस प्रूव्ड। आप इस टेक्निक को याद रखना, इस टेक्निक पे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेथड ऐसे ही लगाओगे। तो C की वैल्यू डिराइव करने पर आती है 4πε0a, हेंस प्रूव्ड। और जब C डिराइव हो गया तो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द बॉल एंड द प्लेट
कैपेसिटर का फॉर्मूला लगा दो Q²/2C, C की वैल्यू पुट कर दो। नाउ दिस विल गिव यू Q²/8πε0A, हेंस प्रूव्ड। बच्चों आपने देखा मैंने U का भी फॉर्मूला आपको डिराइव करवा दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन किया, इस पे जैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, रीडो में दिखता है वो क्वेश्चन। जैसे तो ये जो क्वेश्चन था, कैपेसिटेंस बिटवीन अ लार्ज कंडक्टिंग प्लेट एंड अ मेटल बॉल, और एक क्वेश्चन होगा कैपेसिटेंस बिटवीन टू स्मॉल मेटल बॉल्स। मेथड इसी तरह से लगाओगे। फिर यहाँ पे एक इनफाइनाइट लाइन रखेगा, इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर होगा, यहाँ भी एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर होगा, तो दोनों के बीच में पूछेगा कैपेसिटेंस। फिर यहाँ पे एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर होगा और यहाँ पे एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट होगी, दोनों के बीच में कैपेसिटेंस पूछेगा। बच्चों मेथड ऐसे ही होगा जो काम मैंने किया है, इसी तरीके से आप सी डिराइव करोगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे दोनों को मिला के, फिर दो चीज़ों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला डिराइव करोगे, फिर सी की वैल्यू Q/V लगा दोगे, डिराइव हो जाएगा। मेथड एक ही जैसा है, आंसर अलग लगाएंगे। सो बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करना चाहता हूँ, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको लेवल 3 के कुछ डेरिवेशंस बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराऊँगा। और ये सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी इधर 45-50 सालों के अंदर कई बार पूछे जा चुके हैं। लेवल 3 के क्वेश्चन से बच्चों तो ये तो या JEE एडवांस के होंगे, या फिर ओलंपियाड्स के होंगे, या फिर KVPY के होंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो डेरिवेशन बेस्ड होंगे लेवल 3 के, वो मैं अभी कराने जा रहा हूँ इसी टॉपिक में। वैसे ये बुक पब्लिश हो चुकी है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर आप बुक पढ़ने का शौकीन हो, या शौकीन होना भी चाहिए, तो आप ऑर्डर करके बुक मंगा सकते हो, इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है। और फ़िलहाल आज से 5 डेज़ के लिए ये जो एडवांस सीरीज़ का ई बुक फॉर्मेट है, उसका फ्री डाउनलोडिंग परमिट किया हुआ है अमेज़ॉन पे, तो आप फ्री डाउनलोडिंग करके भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। तो अगले एपिसोड में मेरे पास अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन कई बार JEE एडवांस में रिपीट हुआ है, कई बार हुआ है। मैं आपको इसके एनालिसिस पूरा सिखाऊंगा। इसके बाद लेवल 3 के और भी क्वेश्चन है मेरे पास। तब इस चैप्टर में अभी थोड़ा 2-3 एपिसोड और टाइम लगेगा, और बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन में कराऊँगा। प्यारे बच्चे इसको जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिराइव करने पर एक छोटा सा फार्मूला आता है। अब वो लोग करते क्या हैं कि 20-25% क्वेश्चन JEE एडवांस में ऐसे बनाते हैं, किसी फार्मूले को 4 ऑप्शन में लिख डालेंगे। बच्चों को लगता है ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़ा इजी होगा, मगर होता है नहीं, क्योंकि ये डिराइव करने के बाद ही ये फार्मूला आता है। कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, बच्चे रटे हैं तो काम बन जाता है, और नहीं रटे हैं तो डिराइव करके आंसर निकालना पड़ता है। तो डेरिवेशन तो आपको सीखना ही पड़ेगा, सारे क्वेश्चन ही, मगर 20-25% क्वेश्चन के लिए आपको डेरिवेशन सीखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये भी होगा, प्लेट्स को स्लाइटली इंक्लाइन कर दिया है, मेटालिक प्लेट को, दोनों के बीच में कैपेसिटेंस डिराइव बोला है, पूछा है, तो मैं इसका भी डेरिवेशन बताऊंगा। इस तरह से ये लेवल 3 के मेरे पास अभी क्वेश्चन हैं कराने लायक, तो मैं कराना चाहता हूँ। सो आई होप आप इसी तरह से मेरे कमिंग एपिसोड को भी बहुत ध्यान से देखोगे, सीखोगे और नॉलेज गेन करने की कोशिश करोगे। सो बच्चों आज टाइम अधिक हो गया है, इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू गुड डे
See you again.